नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत कोरोना आंकड़ों से। मंगलवार दोपहर खबर लिखे जाने तक कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि कोई कोरोना संक्रमित ठीक भी नहीं हुआ। इसी जानकारी के अनुसार जिले में मंगलवार को भी कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4 रही। मंगलवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया, वहीं दूसरी ओर जिले में कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,389 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 21,735 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 4 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करने के साथ साथ कोविड-19 के नियमों की पालना करने व वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में ज्यादा संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने की बात भी कही। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए आज एक बैठक का आयोजन जिला उपायुक्त कार्यालय में किया गया। इस दौरान जिला उपायुक्त ने ईएसआई अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए ताकि आने वाले समय में यदि कोरोना का तीसरा वेरिएंट आए तो किसी प्रकार की दिक्कत न आए। स्थानीय ईएसआई अस्पताल की मरम्मत आदि के कार्य को लेकर उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें उपायुक्त ने अस्पताल प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए। आपको बता दें कि ईएसआई के चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त श्री आर्य ने कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर के आने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में ईएसआई अस्पताल में मरम्मत आदि का कार्य समय रहते पूरा किया जाए ताकि यहाँ के मरीजों को उपचार में किसी प्रकार की भी दिक्कत न आए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल में बनाए गए सामान्य वार्ड व अन्य वार्डों में चिकित्सा की सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं व वार्डों के साथ साथ शौचालयों में सफाई नियमित रूप से की जाए। वहीं उपायुक्त ने बताया कि ईएसआई अस्पताल में जल्द ही रोटरी क्लब दिल्ली द्वारा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके पश्चात यहां पर मरीजों को जरूरत पड़ने पर आसानी से ऑक्सीजन मुहैया करवा दी जाएगी। कोविड-19 पैंडेमिक की थर्ड वेव को मद्देनजर रखते हुए सभी जगह के तैयारियों की निरीक्षण किया जा रहा है। उसी कड़ी में ईएसआई हॉस्पिटल भिवानी का भी निरीक्षण किया गया और वहाँ पर जो रोटरी क्लब दिल्ली है उन्होंने ऑफ़र किया है कि हम वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाएंगे और इस बीच वहाँ पर जो डॉक्टर्स की और दूसरी पैरामेडिकल स्टाफ्स की जो कमी है उसके लिए भी निर्देश दिए गए कि या तो आउटसोर्स के माध्यम से इनको वैकेंसीज को फिलअप करें या अपने हेडक्वार्टर को लिखकर इन वैकेंसीज को फिलअप करवाने का काम करें। और जो कुछ मेंटेनेंस की भी वहाँ पर कमी पाई गई उसके लिए भी सीपीडब्ल्यूडी से आगे रिक्वेस्ट की गई कि जो मेंटेनेंस है उसको भी पूरा किया। महाविद्यालयों के नए सत्र की शुरुआत भी अब जल्द की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 12 अगस्त से कॉलेजेस में स्नातक के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जो कि 31 अगस्त तक चलेगी। आपको बता दें कि शहर के 4 कॉलेजेस में करीबन 5,930 सीट्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। कॉलेज में एडमिशन को लेकर उच्चतर शिक्षा निर्देशालय द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार कॉलेज में 12 अगस्त से एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय की नोडल अधिकारी रेखा शर्मा ने बताया कि कॉलेजों में स्नातक की एडमिशन प्रक्रिया 12 से 31 अगस्त तक चलेगी तथा स्नातक में दाखिले को लेकर कॉलेज में भी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि जो भी विद्यार्थी दाखिले के इच्छुक हैं तो वे सभी अपनी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आदि आवश्यक दस्तावेजों को जल्द से जल्द पूर्ण कर ले। वहीं आपको बता दें कि शहर के 4 कॉलेजों में स्नातक की 5,930 सीटों पर प्रवेश के लिए मारामारी रहेगी। बीए, बीकॉम, बीएससी, नॉन मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, बीसीए इनके एडमिशन्स के लिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक थे अपने रिजल्ट्स को लेकर और एडमिशन्स को लेकर, अब उनका इंतज़ाम खत्म हुआ। मैं राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से रेखा शर्मा, नोडल ऑफिसर एडमिशन। तो बच्चों को जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसके लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई कि वो बहुत खुश हैं अपने रिज़ल्ट्स को लेकर और कहीं पर भी अब की बार ये नहीं लगा कि बच्चे नाखुश हैं। और अगर सरकार ने ये ऑप्शन भी छोड़ा है कि अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसके मार्क्स कम आए हैं या कम लगे हैं क्राइटेरिया के हिसाब से जो कि तय किया गया था, तो बच्चों को ये छूट दी गई है, ये ऑप्शन दिया गया उनके लिए कि वो अपना पेपर दे सकते हैं। तो उसके लिए वो बच्चे जो ये चाहते हैं कि उनके नंबर कम आए हैं और ज़्यादा आ सकते हैं तो वो अपना पेपर दे सकते हैं। महाविद्यालयों के लिए जो स्नातक के लिए बच्चों ने एडमिशन्स लेने हैं उनके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है हायर एजुकेशन ने और विभिन्न अखबारों के माध्यम से उनके पास ये खबर पहुंच भी गई होगी कि एडमिशन प्रक्रिया जो है वो 12 अगस्त से शुरू हो जाएगी। अभी महाविद्यालयों में जो
न्यूज़ वगैरह जो डालनी थी हमने, या अपनी जो डिटेल्स डालनी थी वो हमने अभी डाली है, जो कि कॉलेज डिटेल थी या जितने भी हमारे प्राध्यापकों के बारे में या प्रिंसिपल सर के बारे में या कॉलेज के बारे में प्रोस्पेक्टस वगैरह है, तो वो हमने अभी डाली है। अभी जो सीट्स वगैरह हैं या सब्जेक्ट्स वगैरह, सब्जेक्ट कम्बिनेशंस वगैरह हैं, वो भी डलेंगे। तो बच्चे जो एडमिशन लेंगे वो बहुत सोच समझकर और अच्छे से पहले सारी गाइडलाइंस पढ़ लें जो कि सरकार के द्वारा दी जाएगी, और जैसे जैसे दी जाएगी अखबारों के माध्यम से उनके पास पहुंचती जाएगी, न्यूज़ के माध्यम से पहुंचती जाएगी, भिवानी हलचल, इंडिया न्यूज़, ये भी आपको समय समय पर बताते रहेंगे जैसे जैसे प्रक्रिया जारी रहेगी। तो जो दाखिले का शेड्यूल है उसमें आवेदन प्रक्रिया जो बच्चे करेंगे वो 12 अगस्त से लेके और 20 अगस्त तक उनकी रहेगी। तो 12 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक जो आवेदन किए जाएंगे उनके लिए बच्चे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखें। और हायर एजुकेशन ने इसके लिए दिया है कि जो प्रथम मेरिट लिस्ट है वो 25 अगस्त को लगेगी, और उसके लिए जो एडमिशन प्रक्रिया रहेगी, जो फीस भरनी है वो ऑनलाइन भरी जाएगी, ऑफलाइन का कोई मोड नहीं है। अभी 25 से लेकर 28 तक वो अपनी फ़ीस भर सकते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 30 अगस्त को जारी की जाएगी और 30 और 31 को वो अपनी फ़ीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए अगर कभी उसके बाद हमारे पास सीट बचती हैं, क्योंकि अब की बार 2 मेरिट लिस्ट का ही प्रोविज़न रखा गया है, 2 मेरिट लिस्ट के बाद अगर हमारे पास सीट बचती हैं तो 1 सितंबर से दोबारा से पोर्टल खुलेगा। अगर कोई बच्चा रह जाता है अपना आवेदन करने से तो वो आवेदन फिर से कर सकता है। तो इसके लिए बच्चों को जब वो अपना फॉर्म भरेंगे तो बहुत उन्हें सोच समझकर भरना पड़ेगा। और मैं बार बार कहती रही हूँ कि बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ें, दुकानदारों के भरोसे ना रहें। जब वो आवेदन करते हैं तो साथ बैठकर अपना एक एक डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड करवाएं, उनको चेक करें, कहीं कोई मिस्टेक उनसे ना रह जाए। इसके अलावा जो भी टेलीफोन नंबर दें वो परमानेंट टेलीफोन नंबर दें, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं कि वो किसी का भी फ़ोन नंबर दे देते हैं, क्योंकि 3 साल तक उनका वही टेलीफोन नंबर महाविद्यालय में सेम रहेगा, जिसमें समय समय पर महाविद्यालय उन्हें सूचना देता रहता है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें अपने तैयार करने हैं इन बिटवीन, आप 12 तारीख से पहले अपने तैयार कर लें। वो है आधार कार्ड, 10वीं के लिए प्रमाण पत्र, 10+2 का प्रमाण पत्र, डोमिसाइल हरियाणा डोमिसाइल जो कि है, जाति प्रमाण पत्र जो कि SC BC कैटेगरी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, या जो गैप ईयर के बच्चे हैं वो भी अपना गैप ईयर के लिए एफिडेविट बनवा कर तैयार रख लें। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो अपना बनवा लें विद सिग्नेचर, उनको ये करना है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट्स जो कि लेटेस्ट होता है 6 महीने तक का, BC कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपये है वो अपना इनकम सर्टिफिकेट्स तैयार कर लें। इसके अलावा स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र जो कि स्कूल उन्हें देगा 10+2 के बाद, वो अपना तैयार रखें। और जो बच्चे, मैं बात स्पेशल कहना चाहूँगी कि 5% जो रूरल एरिया के लिए मिलते हैं वो बच्चे या तो अपने चरित्र प्रमाण पत्र पर ही लिखवा कर लाएँ कि उनका स्कूल रूरल में है। और मैं ये सारे के सारे स्कूल मुखियाओं को भी आह्वान करती हूँ कि वो अपने बच्चों को बताएं कि उनका स्कूल रूरल में आता है या अर्बन में आता है, या अपने चरित्र प्रमाण पत्र पर ये लिख दें, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है और 5% बहुत होते हैं एडमिशन के लिए। तो ये बच्चे ध्यान रखें, अपना चरित्र प्रमाण पत्र पर ही लिखवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रूरल का ध्यान रखें क्योंकि 5% मिलने हैं आपको इसके लिए। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, EWS के बच्चे हैं, वो भी अपना सर्टिफिकेट्स तैयार रखें। और जो भी आप वेटेज मांगते हैं उस वेटेज के लिए आप अपना सर्टिफिकेट्स उसमें ज़रूर लगाएं, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट लगाए या बिना डॉक्यूमेंट्स लगाए आपको वेटेज नहीं मिलेगी। इसके अलावा अपना ईमेल एड्रेस, अपना टेलीफोन नंबर जिसमें आपका व्हाट्सएप नंबर भी हो, इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट की कॉपी IFSC कोड के साथ, ये भी आप अपना तैयार रखें। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ आप इनको बड़े ध्यान से बनवाएं और अपने सिग्नेचर के साथ सेल्फ अटेस्टेड आप इनको कर सकते हैं और अपलोड करें। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट और इसके साथ जितने भी सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको लगाने हैं। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ अखबारों के माध्यम से भी सभी बच्चों को कि ध्यान से आप लास्ट में आवेदन करने के बाद प्रिंट आउट निकालें, उसे पढ़ें और उसके बाद आप सिग्नेचर करके उसको अपलोड करें। नगर के रेस्ट हाउस में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री का स्वागत किया गया। वहीं साथ ही महिलाओं से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री मीना परमार ने भी अपनी नियुक्ति के लिए पार्टी का आभार व्यक्त किया।
भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री मीना परमार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। भिवानी के रेस्ट हाउस में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं से संबंधित विषयों पर बैठक हुई एवं नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश महिला महामंत्री मीना परमार का स्वागत किया गया। अपनी नियुक्ति पर श्रीमती मीना परमार ने भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें दिया गया है वे उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और यह इसी का नतीजा है कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं तेजी से और ज्यादा मात्रा में आगे आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है और महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अंतिम महिला तक पहुंचाने का संकल्प लेकर कार्य कर रहा है। देखिए, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बबीता कंवर जी ने आज जो महिला मोर्चा में नवनियुक्त प्रदेश की पदाधिकारी हैं उनके सम्मान में आज कार्यक्रम रखा है जिले का। और हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितना महिलाओं का विकास हुआ है और महिला हितैषी योजनाएं लागू हुई हैं और महिलाओं को संगठन ही नहीं बल्कि सरकार और मंत्रालयों में जितनी अहमियत दी गई है वो इस कार्य की जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। मैं जो जिम्मेदारी संगठन ने महिला मोर्चा की मुझे प्रदेश महामंत्री की दी है उसके लिए मैं यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारी महिला मोर्चा की प्रभारी हैं जो प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं भाजपा में श्रीमती संतोष यादव जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा चौहान का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और इस विश्वास पे मैं खरा उतरूँगी और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा की रीति और नीति से जोड़ने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। पहले भी भाजपा ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं उन पे मैं खरा उतरी हूँ और इस जिम्मेदारी पे मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँ। आज जो जिला की कार्यकारिणी बैठक हुई है उसमें हमने नवनियुक्त पदाधिकारी बहनों का जोरदार स्वागत किया है। हमारी प्रदेश के महामंत्री अपनी मीना चौहान जी जो पहले पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष रही हैं, आज उनका स्वागत हुआ है। प्रदेश से रेवाड़ी से हमारी बहन पूर्व की जिला अध्यक्ष बहन हेमलता कंवर जी भिवानी पहुंची है, वो जिले की प्रभारी बनाई गई है भिवानी जिले की, उनका भी जोरदार स्वागत किया गया है। और भिवानी से और 3 बहनें जो जिला प्रदेश की पदाधिकारी बहनें बनी है, कार्यकारिणी सदस्य बनी है, उन सभी का स्वागत किया। साथ में मैं बहन सुमित्रा चौहान जी का जो कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष है उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आज महिलाओं को इतना मुख्य स्थान दिया है। हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि महिलाओं की इस कड़ी में उन्होंने आज हमारे मुख्य कड़ी में धाराओं में हमें भागीदारी दी है, क्योंकि हमारी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आधी आबादी पूरा हक, तो उस हक के लिए आज हम महिलाएं सब बढ़ चढ़ कर अपने हिस्से की भागीदारी कर रही है। सीवरेज समस्या से शहर वासियों को निजात दिलाने के लिए अमृत योजना के तहत कार्य जारी है। इसी के तहत मिली जानकारी के अनुसार शहर की 14 कॉलोनीज को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए निनान गांव में इंटरमीडिएटर पाइप सिस्टम स्थापित कर स्थायी समाधान किया जाएगा। गौरतलब है कि शहर की 14 कॉलोनियों की सीवर समस्या के स्थायी समाधान के लिए शहर में लगभग 50,000 के आबादी क्षेत्र में सीवरेज के पानी की निकासी के लिए निनान गांव में इंटरमीडिएटर पाइप सिस्टम स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि यह 28 फुट धरती के नीचे पाइपलाइन दबाकर पानी ढाना रोड गंदे नाले में डाला जाएगा, जिसके बाद देवसर वेस्टेज प्लांट में डाल दिया जाएगा। वहीं इस योजना के तहत रोहतक रोड में मिनी बाईपास तक की लगभग 14 कॉलोनियों की समस्या नहीं रहेगी। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेंद्र सांगवान से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 31 नवंबर तक यह कार्य अमृत योजना के तहत शहर में करवाया जा रहा है। इससे शहर में सीवरेज की समस्या को लेकर 14 कॉलोनियों का समाधान हो जाएगा। योजना के तहत निनान वाटर वर्क्स के पीछे एक इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। यहाँ पर रोहतक रोड और मिनी बाईपास के ऊपर का जो क्षेत्र है, जैसे बैंक कॉलोनी है, लक्ष्मी नगर है, सूर्या नगर है और जो भी कॉलोनियाँ वहाँ पर हैं, उनको सीवर और सप्लाई की बहुत भारी समस्या थी। और ये हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो अमृत प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से वहाँ पर दोनों टाइप की लाइनें डाली जा रही हैं और इससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और भिवानी इसमें क्या नाम है विकास की तरफ अग्रसर है और इसको हम 30/9/2021 तक पूरा करने का हमारा टारगेट है।
बरसाती पानी स्टोर करने को लेकर अब शिक्षा विभाग द्वारा भी मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत सभी राज्य के स्कूल्स की छतों पर बरसाती पानी स्टोर करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर इस पानी को प्रयोग किया जा सके। शिक्षा विभाग द्वारा बरसाती पानी के बचाव को लेकर स्कूलों की छतों पर रूफटॉप रेन वाटर के तहत छतों पर बरसाती पानी को स्टोर करने को लेकर मास्टर प्लान भेजा गया है। वहीं जब इस बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बरसात के समय स्कूलों की छतों पर जो पानी जमा होता है उसका स्टोरेज करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिस पर 4 करोड़ की लागत आएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस मास्टर प्लान में 30% मनरेगा के मजदूरों द्वारा कार्य किया जाएगा व बाकी 70% पर शिक्षा विभाग द्वारा कार्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह प्लान जिले के सभी मिडिल व राजकीय स्कूलों में स्थापित करवाया जाएगा ताकि बरसात के पानी को स्टोर करके उसका प्रयोग किया जा सके। जिला प्रशासन द्वारा हमें 150 वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट का टारगेट दिया है एलिमेंट्री शिक्षा विभाग को, और सेकेंडरी शिक्षा विभाग को 200 वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट बनाने का टारगेट दिया है। इस पर हम एक एस्टीमेट तैयार करवा रहे हैं हमारे जेई से, और लगभग 4 करोड़ की राशि का ये एस्टीमेट है जो 150 यूनिट बनेंगे उनका। इसमें से 30% का वहन तो मनरेगा के तहत होगा और बाकी 70% राशि के लिए विभाग से हम डिमांड कर रहे हैं। लेबर वर्क जितना भी है, जितना भी इसमें परिश्रम होगा वो सारे का सारा हमारे मनरेगा के तहत होगा। जो इक्विपमेंट लगेंगे, जो सामान आएगा उसका 70% हम विभाग से मांग कर रहे हैं और 30% जो है वो मनरेगा के तहत इसकी प्रतिपूर्ति की जाए। किस प्रकार इसका बेनिफिट रहेगा सर? इसका बेनिफिट ये है कि जितनी भी हमारी रूफ टॉप्स हैं, जितनी भी छतें हैं स्कूलों के अंदर बिल्डिंग की, उनका पानी ज़मीन में डिस्चार्ज किया जाए, जिससे कि वाटर लेवल जो ज़मीन का वाटर लेवल ऊपर आ जाए। क्षेत्र के किसान भाइयों को उनकी कपास की फसल संबंधी जरूरी हिदायतें कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जारी की गई। केंद्र की डॉक्टर मीनू ने 1 से 15 अगस्त तक के समय को कपास की फसल के लिए अच्छा बताते हुए कुछ अन्य जरूरी जानकारी भी साझा की। मंगलवार को कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर मीनू ने किसानों को अपनी फसल के बारे में जानकारी देते हुए 1 अगस्त से 15 अगस्त तक कपास की खेती के लिए सुझाव बताते हुए कहा कि किसान अधिक बरसात के समय पानी की निकासी का प्रबंध अवश्य करें, अन्यथा कपास की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वह उन्होंने रेतीली मिट्टी में 2 बार खाद डालने की बात कही। वह अगर मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी के लक्षण है तो ½ मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव करने की बात भी किसानों को उनके द्वारा कही गई। साथ ही उन्होंने किसानों को अपनी फसल में कीट प्रबंधन की भी विस्तार से जानकारी दी तथा फसलों का उचित रखरखाव करने की अपील भी उन्होंने किसानों से की। देखो, जो जुलाई में बारिश हुई है उससे तो जो कपास की समस्या में थ्रिप्स की समस्या थी वो तो कम हो जाएगी, लेकिन जैसे जिस तरह से बारिश हो रही है कपास में रुक रुक के जैसे बारिश हो रही है तो अगस्त में हरा तेला और सफ़ेद मक्खी की संख्या बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो सफ़ेद मक्खी और हरा तेला है उनकी संख्या जो है वो नियंत्रण में रहे। तो सबसे पहले तो हमें इनके आर्थिक आगार देखते रहनी है। अपनी खेत की निरंतर जो है हमें निगरानी रखनी है कि आर्थिक आगार का क्या मतलब है कि वो संख्या जिससे ऊपर होते ही जो कीड़ा है वो आर्थिक हानि पहुंचाना शुरू कर देगा हमारी फसल में। जैसे हर कीड़े के लिए आर्थिक आगार जो है वो अलग अलग होती है। जैसे सफ़ेद मक्खी है, सफ़ेद मच्छर जिसको बोलते हैं, सफ़ेद फाका है, उसमें क्या है, अगर हम अपने खेत में जाएंगे और 20-25 के लगभग पौधों की हम निगरानी करेंगे, उसकी 3 पत्तियां देखेंगे, एक सबसे ऊपर की, एक बीच की और सबसे नीचे की पत्ती। तो अगर 3 पत्तों की औसत 6 से 8 प्रोड प्रति पत्ता आती है, मतलब 6 से 8 मक्खी एक पत्ते पे आती है, तो वो सफ़ेद मच्छर की आर्थिक आगार होती है। और ऐसे ही हरे तेले की क्या है, अगर 2 शीशु या नीम हरे तेले के मिलते हैं एक पत्ते पे, 3 पत्ते गिरने के बाद उनकी औसत 2 शीशु या नीम प्रति पत्ता आती है, तो वो उसकी आर्थिक आगार है। तो अगर आर्थिक आगार पहुंच गई है हमारे खेत में इन कीड़ों की, रस चूसने वाले कीड़ों की, तो हमें किस बात का ध्यान रखना है। एक तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो मोनो है उसका स्प्रे नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि मोनो से क्या होता है कि कच्चापन है वो आ जाता है कपास की फसल में, और जो उससे रस चूसने वाले कीड़े उनकी और ज़्यादा उनका आक्रमण होता है, क्योंकि कच्चापन के कारण वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कीड़े। तो हमें सबसे पहले क्या कॉन्फिडोर का छिड़काव करना है हरे तेले के लिए, तो 40 ml 150 लीटर पानी में मिला के और प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव करना है।
और अगर हरा तेला और सफ़ेद मक्खी दोनों की शिकायत हो गई है तो हमें क्या करना है, 250 से 300 ml रोगोर, 250 से 300 ml रोगोर को या तो नीम आधारित उसको जो कीटनाशक है वो मिला लो 1 लीटर, या फिर जो एक नया केमिकल आया है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्पायरोमेसिफेन, ये ओबेरोन नाम से आएगा मार्केट में, इसकी 240 ml डोज को हमें जो 250 से 300 ml रोगोर है उसको साथ मिला के और 150 से 200 लीटर पानी में मिला के इसका प्रति एकड़ छिड़काव करना है। इससे क्या है कि हरे तेले की जो संख्या है और सफ़ेद मच्छर की संख्या है वो नियंत्रण में आ जाएगी, और ये छिड़काव जो है हमें हफ्ते 10 दिन के बाद फिर से रिपीट करना है। दूसरा, इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी जहरीले कीटनाशक जो हैं वो उनका कभी भी मिला के छिड़काव नहीं करना। जो दूसरी समस्या आ सकती है वो है जो एकदम से पौधा सूख जाने की है, जिसको हम सडन विल्ट या पैराविल्ट भी बोलते हैं, उसकी समस्या। ये समस्या कब आती है कि जब एकदम से ज़्यादा दिनों तक सूखा रहने के बाद कपास में और फिर एकदम से बारिश हो जाए या फिर हम सिंचाई दे दें, तो इसमें क्या होता है कि ये कोई बीमारी नहीं है जो सूखा है एकदम से सूख जाने की। इसमें क्या होता है कि अगर एकदम से काफ़ी लंबे टाइम तक हम सूखा रखने के बाद एकदम से बारिश होती है, सिंचाई होती है, तो उसमें क्या है, पौधों की जड़ों में जो है वो इथिलीन गैस बनने लग जाती है, जिसके कारण पौधा एकदम से मुरझाने लग जाता है और जो सूखेपन के या जड़ गलन जैसे जो है वो लक्षण दिखाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक तो हमें इसमें सबसे मेन बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने खेत की निरंतर जो है वो निगरानी रखनी है कि अगर हमें पौधे सूखते हुए दिखे एकदम से, तो हमें क्या करना है, 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर कोबाल्ट क्लोराइड 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड को 200 लीटर पानी में मिला के और उसका छिड़काव करना है। ये काम हमें 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर करना है। अगर हम लेट हो जाते हैं तो जो पौधे सूख गए हैं उसमें इस छिड़काव का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, जो जड़ गलन की समस्या जो है वो भी आ सकती है इसमें। तो जड़ गलन की समस्या में हमें क्या करना है कि जो कार्बेंडाजिम दवाई है वो कम से कम जड़ों के आसपास 1 मीटर दूरी तक उसका छिड़काव करना है मोटे फव्वारे से। कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम कार्बेंडाजिम को 1 लीटर पानी में घोल बना के और उसका जड़ों के आसपास मोटे फव्वारे से उसकी ड्रेंचिंग, उसके मोटे फव्वारे से उसका छिड़काव करना है जड़ों के आसपास। कम से कम एक पौधे पे 1 मीटर की दूरी तक ये जो छिड़काव होना चाहिए, तो इससे जो जड़ गलन की समस्या है वो दूर हो जाएगी। क्षेत्र के लोगों को अब गुड़गांव जाने के लिए ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब सिरसा एक्सप्रेस ट्रेन भिवानी रोहतक होते हुए दिल्ली नहीं बल्कि भिवानी से वाया चरखी दादरी, रेवाड़ी और गुड़गांव से दिल्ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली जाने वालों के लिए सिरसा एक्सप्रेस की जगह नई ट्रेन भी चलाई जाएगी। गौरतलब है कि पहले सिरसा एक्सप्रेस गाड़ी सिरसा से वाया भिवानी रोहतक होते हुए दिल्ली जाती थी, लेकिन अब यही रेलगाड़ी सिरसा से वाया भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी एवं गुड़गांव के रास्ते दिल्ली पहुंचेगी। वहीं जब इस बारे में स्टेशन अधीक्षक जी.के. गुप्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी से पहले यात्री गुड़गांव जाने के लिए रेवाड़ी से ट्रेन बदलते थे, लेकिन सिरसा एक्सप्रेस को रेल मंत्रालय द्वारा भिवानी से गुड़गांव एवं चरखी दादरी के रास्ते दिल्ली निकाली गई है, जिससे यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं सिरसा एक्सप्रेस की जगह भिवानी से दिल्ली जाने के लिए एक नई रेलगाड़ी जो हिसार से भिवानी वाया रोहतक होते हुए उसी टाइम पर दिल्ली जाएगी। इस बारे में लोगों को गुड़गांव जाने की फैसिलिटी, रेवाड़ी गुड़गांव दिल्ली की फैसिलिटी मिलेगी और उसके एवज में एक गाड़ी दूसरी दे दी गई है जो हिसार से चलेगी दूसरी और एक बार भिवानी होते हुए रोहतक जाएगी, दिल्ली जाएगी। ये 8 तारीख से चलेगी। तो सर जो दूसरी गाड़ी है जो दूसरी 8 को आएगी, 9 से चलेगी इधर से। और ये सिरसा सर सिरसा 7 को दिल्ली से आएगी, 8 को चलेगी। स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को सम्मान दिलाने और उन्हें राजकीय और राष्ट्रीय समारोह में शामिल करने की मांग लेकर आज स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन उपायुक्त कार्यालय पहुंचा और जिला उपायुक्त को अपना मांग पत्र सौंपा। मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार कल्याण संगठन के सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्रपाल यादव की देखरेख में उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्रपाल यादव ने उपायुक्त को बताया कि स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार की जो लिस्ट है उसमें उनके आधे अधूरे नाम है और न ही उनका मोबाइल नंबर दर्ज है, जिस कारण स्वतंत्रता सेनानी के प्रथम पीढ़ी के पास राज्य व राष्ट्रीय समारोह बाबत कोई संदेश नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त के पास स्वतंत्रता सेनानी की प्रथम लिस्ट की जो
लिस्ट है उसमें से कई लोगों का देहांत भी हो चुका है। उन्होंने उपायुक्त से अपील करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानी की प्रथम पीढ़ी को राज्य व राष्ट्रीय समारोह में सम्मानित करने का कष्ट करें, जिससे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को सम्मान मिल सके। उत्तराधिकारी कल्याण संगठन का प्रधान महेंद्रपाल जाटव आज हमारे संगठन के सभी साथी इकट्ठे होकर डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि जो हरियाणा सरकार ने एक रेजुलेशन पास कर रखा है राज्य समारोह और राष्ट्रीय समारोह में प्रथम पीढ़ी को सम्मानित करने के लिए, बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी जो स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम पीढ़ी के जो व्यक्ति हैं उनके पास यहाँ का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुँच रहा। और जब आके हम यहाँ बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है जी आपका मोबाइल नंबर नहीं था, आपने जो एड्रेस दिया वो घर पे मिला नहीं। तो हमने सभी का एड्रेस और सभी का मोबाइल नंबर साथ में संलग्न करके डीसी साहब हमें मिले नहीं, डीसी साहब के ऑफिस में हम दे के आए हैं, उसका रिसीवर हम साथ में लेकर आए हैं। तो आज हमारे मांग जो ज्ञापन का मेन एजेंडा था वो ये था, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं जब भी 26 जनवरी और 15 अगस्त होती है सरकार हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों का नाम पहले लेती है, मगर सरकार ने कभी भी जाके नहीं देखा कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार की माली हालत क्या है। उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, ऐसे ऐसे साथी हैं बीच में जिनके सर के ऊपर छात तक भी नहीं है, जबकि सरकार को ये चाहिए इतनी योजनाएं शुरू करते हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने कभी भी हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया। इसमें के सारे फ्रीडम फाइटर परिवार के जो सदस्य आए हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए डीसी साहब से मिलना चाहते थे, वो नहीं है। बाकी हमने डीसी साहब के ऑफिस में दे दिया। दूसरी बात यह है कि हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, हमारी सिर्फ एक पेंशन, बस पास और 2% आरक्षण, जो आरक्षण सरकार ने दे रखा है वो किसी तरीके से मिलता ही नहीं। सबसे पहले तो फौजी कोटे में दिया जाता है, उसके बाद विकलांग में दिया जाता है। तो फ्रीडम फाइटर के परिजन क्या करें, उनको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ नाम की मोहर है। जब भी चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल में हो, जब भी कोई बड़ा कार्य होता है तो फ्रीडम फाइटरों का नाम सबसे ऊंचा होता है। जब उनके नाम से इतना होता है तो उनके परिवारों की तरफ भी ध्यान होना चाहिए कि उनकी कैसी हालात हैं। क्या ये सम्मान पेंशन, जब बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं तो सम्मान पेंशन क्यों नहीं दें? जब उन्होंने आरएसएस के 10,000 रुपये पेंशन कर दी तो क्या हमारी 50 रुपये पेंशन भी नहीं कर सकते? और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।